नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले अध्याय में यानी कि पिछले अध्याय के भाग 1 में हमने बात किया था प्रमुख लेखक तथा उनकी रचनाओं के बारे में। जी हाँ, वह भाग 1 था। आज हम भाग 2 शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 25 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पे मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 26 है, पंचतंत्र किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा विष्णु शर्मा। जी हाँ, संस्कृत में रचित इस कहानी संग्रह में नीति कथाओं के माध्यम से सीख देने का प्रयास किया गया है। जी हाँ, विष्णु शर्मा की जो कृति है पंचतंत्र, ये बहुत ही छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है और मुख्य रूप से ये जो कहानियाँ हैं वह जानवरों से जुड़ी हुई हैं, जंगली जानवरों से जुड़ी हुई हैं और इसमें कहानी के माध्यम से ही हमें सीख देने का विष्णु शर्मा ने प्रयास किया है। ये जो कहानी संग्रह है विष्णु शर्मा की, यह मुख्य रूप से ऐसे बालकों के लिए जो अभी बड़े हो रहे हैं, यानी कि 5 साल 7 साल या फिर 5 से 14 साल तक के बच्चों के लिए यह एक प्रकार की बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, क्योंकि इसमें अंत में हमें सीख भी मिलती है कहानियों से, यानी कि कहानियों के माध्यम से ही यह हमें सीख देते हैं। तो यदि ऐसे बालक जो बड़े हो रहे हैं और जिनके कंधे पे भविष्य में देश का दारोमदारा आने वाला है, तो उनके लिए ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, ताकि ऐसी कहानियाँ उन्हें अवश्य ही सीख देंगी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि रसखान। जी हाँ, रसखान जी जो हैं वह प्रेम वाटिका के रचयिता हैं। प्रेम वाटिका ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति के आधार पर बनाई गई एक कृति है और रसखान की इस कृति में कुल 53 दोहे हैं। जी हाँ, ये प्रेम वाटिका जो है वह ब्रज भाषा में है। अब चूंकि कृष्ण से संबंधित है तो ब्रज भाषा में ही होगा, क्योंकि कृष्ण से संबंधित लगभग सभी कृतियाँ ब्रज भाषा में ही है और ये भी ब्रज भाषा में है। और यह 53 दोहों का एक संग्रह है जिसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा शूद्रक। जी हाँ, मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। यह संस्कृत में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में यह बताया गया है कि कैसे सामान्य और गरीब जनता एक बुरे राजा के राजपाट को नष्ट कर देती है। जी हाँ, शूद्रक का ये जो रचना है मृच्छकटिकम, यह एक राज्य का दृश्य प्रदर्शित करता है जिसमें बहुत गरीब और दुखी जनता जो होती है वो एक बुरे राजा को अपने हटा के उस राज्य के लिए वो एक नया द्वार खोलते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, दाएं भाग के रचयिता कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि जीमूत वाहन। जी हाँ, यह एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें बपौती या पैतृक संपत्ति को पुत्रों पौत्रों तथा संबंधियों में बंटवारे का कायदा कानून इसमें बताया गया है। जी हाँ, ये जो दाएं भाग जो है यह जीमूत वाहन का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह कानूनी किताब है जिसमें यह बताया गया है कि अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों, पुत्रों या फिर पौत्रों में किस प्रकार किया जाना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि प्लिनी। जी हाँ, प्लिनी की इस कृति में रोमन साम्राज्य से लेकर आधुनिक समय तक का ज्ञान मिलता है। इस पुस्तक में कई स्थानों पर भारत का जिक्र भी मिलता है। जी हाँ, ये जो नेचुरल हिस्ट्री है यह प्लिनी द्वारा लिखी गई है और इसमें मुख्य रूप से रोमन साम्राज्य का जो भी था इतिहास, वहाँ से लेकर आधुनिक समय तक के इतिहास इसमें हमें देखने को मिलती है, यानी कि प्लिनी के समय तक की इतिहास इसमें हमें देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 है, साहित्य लहरी तथा सुरसागर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि सूरदास। जी हाँ, सूरदास, साहित्य लहरी और सुरसागर ये सूरदास की ही रचना है।
सूरदास का जो साहित्य लहरी है यह विशुद्ध रूप से श्रृंगार रस से ओतप्रोत इसमें आपको रचना मिलेगी। और वहीं जो सूर सागर है इसमें कीर्तन का संग्रह आपको मिलेगा जो कृष्ण लीला के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि गुलबदन बेगम। जी हाँ, हुमायूं नामा जो है वो बाबर की बेटी गुलबदन बेगम द्वारा अपने सौतेले भाई यानी कि हुमायूं के जीवन संघर्षों को बताने का इसमें प्रयास किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति शतक किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा भर्तृहरि। जी हाँ, नीति शतक जो है वो भर्तृहरि की कृति है। नीति शतक में भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर लोक व्यवहार पर आधारित नीतियों को संग्रहित किया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, हिंदुइज्म तथा पैसेज टू इंग्लैंड किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि नीरद चंद्र चौधरी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। विशाख दत्त ने इसमें चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य संबंधों को दर्शाते हुए चाणक्य के राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया है। जी हाँ, ये जो मुद्रा राक्षस है इसमें मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं यानी कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को ये चाणक्य अपनी नीतियों के सहारे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसे चलाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि पाणिनि। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों से मिलकर बना एक अत्यंत प्राचीन संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। जी हाँ, ये जो अष्टाध्यायी है यह संस्कृत की व्याकरण ग्रंथि है जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा भगवत गीता किसकी प्रसिद्ध ग्रंथियाँ हैं? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि वेद व्यास। जी हाँ, भगवत गीता वेद व्यास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथि है। इसमें महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है यह उसी का संग्रह इसमें आपको मिलेगा यानी कि भगवत गीता में। यानी कि इसमें श्री कृष्ण ने जो भी शिक्षा दी है अर्जुन को युद्ध के पहले, ये उसी का सार है भगवत गीता। यानी कि कहा जा सकता है कि यह महाभारत का ही एक हिस्सा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि विज्ञानेश्वर। जी हाँ, मिताक्षरा संपत्ति के जन्मजात उत्तराधिकार के संबंध में विज्ञानेश्वर का टीका है। इसके अनुसार जन्म से ही व्यक्ति को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, ये जो प्राचीन 2 ग्रंथें हैं भारत की, एक तो मिताक्षरा हो गया और एक दाएं भाग हो गया, ये दोनों ही ये पैतृक संपत्ति के बंटवारे के सिद्धांत से संबंधित है। और कहीं ना कहीं जो हिंदू लॉ है यानी कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे का जो हिंदू लॉ है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है भारत का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि कल्हड़। जी हाँ, रास तरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास को वर्णित किया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, अभिज्ञान शकुंतलम तथा रघुवंशम किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि कालिदास। जी हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, उनके विवाह, उनके बिछड़ने तथा पुनः मिलने की एक सुंदर कहानी है। ये एक बहुत ही सुंदर नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास द्वारा लिखा गया है और बहुत ही विश्वविख्यात है। ये इसका बहुत बार मंचन भी हो चुका है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि जयदेव। जी हाँ, इस काव्य में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, उनके बिछड़ने पर व्याकुलता आदि का वर्णन किया गया है। जी हाँ, इसमें जो गीत गोविंद है जो जयदेव की रचना है इसमें मुख्य रूप से कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है, किस तरह से वो रासलीला करते हैं और किस तरह से जब कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर तो उसके वियोग में कितना व्याकुल हो जाती हैं गोपियाँ।
ये सब इसमें प्रदर्शित किया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 है, उत्तर रामचरित तथा मालती माधव किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा भवभूति। जी हाँ, उत्तर रामचरित में श्री राम द्वारा माता सीता को वन भेजने तथा उसके बाद के जीवन का वर्णन मिलता है। इसमें मुख्य रूप से भवभूति ने करुण रस के माध्यम से माता सीता के वन गमन के पश्चात श्री राम के दुखों को दर्शाया है। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जो श्री रामचंद्र जी जो थे वह अयोध्या के राजा होते हैं और उनकी प्रजा किस प्रकार की बात करती है माता सीता को लेकर। और एक राजा होने के नाते, क्योंकि जब आप एक राजा होते हैं तो आप केवल आपका परिवार ही आपका परिवार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज यानी कि वह संपूर्ण नागरिक जो आपके राज्य में निवास करते हैं वो सभी आपके पुत्र के समान, आपके भाई और आपके बेटे के समान, आपके माता के समान होते हैं। यानी कि कितना महत्व बढ़ जाता है इस बात का कि जब आप किसी राज्य के राजा होते हैं और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि वह कितने मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जनता माता सीता को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं करती है और उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो इस उत्तर रामचरित के माध्यम से भवभूति ने यह बताने का प्रयास किया है कि राम जी कितना दुखी होते हैं जब सीता माता जो है वह वन को चली जाती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 है, पद्मावत किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी ने इस रचना के माध्यम से नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अभी एक फिल्म आई थी पद्मावती कुछ साल पहले, वो भी इसी पे आधारित थी। उस पर बड़ा ही बवाल हुआ था और राजपूत करणी सेना वालों ने बड़ी पिटाई की थी फिल्म मेकरों की और काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। तो ये इसी पे आधारित था वो फिल्म। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 है, बीजक रमैनी सबद किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि कबीरदास। जी हाँ, बीजक हो गया, रमैनी हो गया, सबद हो गया, ये सब कबीरदास की रचना है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 है, कुली किसकी कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मुल्कराज आनंद। जी हाँ, जो कुली है वो मुल्कराज आनंद की कृति है। कुली में एक ऐसे अनाथ बालक की कहानी है जो मुंबई में अपनी भूख मिटाने के लिए बीमार होने के बाद भी हाथ गाड़ी खींचकर अपना पेट भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। यानी कि यह बड़ा ही मार्मिक कहानी है ये कुली मुल्कराज आनंद की। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यदि मौका मिले तो इस कहानी को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें कैसे एक अनाथ बालक के कहानी को बताया गया है जो बहुत ही गरीब होता है और अनाथ होता है और वो कहीं और का होता है, किसी पहाड़ी क्षेत्र का होता है, लेकिन मुंबई चला जाता है वो और बहुत बीमार हो जाता है। और लेकिन भाई भूख, जब पेट है तो भूख भी है और उस भूख को मिटाने के लिए यह कुली का काम करता है, हाथ गाड़ी को खींचता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये उसे दर्शाया गया है। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। मुझे लगता है कि साहित्य हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जब भी मौका मिले। तो जो पुरानी साहित्य हैं, जो लेखक हैं, एक शानदार लेखक रहे हैं पुराने ज़माने में, तो जो मानव जाति के बहुत करीब ले जाएंगी, जो साहित्य होती हैं वो मानव जाति के बहुत करीब ले जाती हैं हमें, और हमें समझने का मौका मिलता है साहित्यों के माध्यम से कि मानव जाति आखिर है क्या, और उनके मर्म को भी जानने को मौका मिलता है। और इससे होता यह है कि हम समाज में एक अच्छा इंसान बनते हैं। तो यदि कभी भी मौका मिले तो अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए। कई बार बुरे साहित्य भी होते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना, तो होता ही है ऐसा। अब चूँकि समाज ही है ऐसा कि जो ऊट पटांग की चीज़ें होंगी वहाँ पे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और जो सही चीज़ें, जो ज्ञानवर्धक चीज़ें और जो मनोभाव को हिला देने वाली चीज़ें होती हैं उसके तरफ लोग कम आकर्षित होते हैं। यूट्यूब को ही देख लीजिए, यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस जो कि बहुत ही अश्लील हो या फिर कुछ ऐसे ऊटपटांग चीज़ें उसमें अगर हो रही हो तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण स्वाभाविक होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य आप लोग को पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र जी के साहित्य तो एक से एक साहित्य उन्होंने लिखा है जो वाकई हृदय को छू लेता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हंगरी स्टोन्स गोरा तथा चांडालिका किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की ये हंगरी स्टोन्स हो गया, गोरा हो गया, चंडालिका हो गया, ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और जो हंगरी की बात की जाए तो यह एक रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली लघु कथा है और इसमें एक कर लेने वाले को दिखाया गया है जो एक छोटे से इलाके में जाता है तथा वहाँ उसके साथ कुछ भुतहा घटनाएं होती हैं। असल में ये पहले कहीं और रहता है, यह एक तरह से टैक्स कलेक्टर रहता है और एक बार इसे मौका मिलता है अपने नौकरी के दौरान ही कि यह जाता है एक छोटे कस्बे में और वहाँ पे एक हवेली या फिर एक कोठी टाइप का होता है जहाँ इसे रहना होता है और वहाँ पे कुछ भुतहा घटनाएं होती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी, आप लोग को पढ़ना चाहिए इसे भी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त की यह पुस्तक स्वदेश प्रेम को दर्शाती है जिसमें ब्रिटिश काल के भारत की दुर्दशा से उबरने के लिए समाधानों का जिक्र किया गया है। जो मैथिली शरण की ये जो पुस्तक है भारत भारती, यह देश प्रेम पे आधारित है और इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 है, द कंपनी ऑफ वीमेन किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा खुशवंत सिंह। जी हाँ, चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या 50 है, सखाराम बाइंडर किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा विजय तेंदुलकर की। जी हाँ, सखाराम बाइंडर जो है वह विजय तेंदुलकर की कृति है। तो यह आज का अंतिम प्रश्न था यानी कि प्रश्न संख्या 50। हम अगले भाग में प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा तीसरा भाग होगा। इसका पहला भाग हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में यानी कि आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप जाके उसे देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नया भाग लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।